बेसहारा लोग दिल्ली की सड़कों पर रात गुजारने का इंतजार कर रहे हैं। इनके पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं। दूर दराज इलाकों से ये लोग रोजगार की तलाश में बड़े शहरों में आते हैं। सवाल ये है कि दिन भर काम करके ये लोग सोएं कहां? इसका जवाब है खुले आसमान के नीचे, मौसम चाहे जो भी हो। मर्द तो किसी तरह खुले में सो जाते हैं, लेकिन महिलाओं को हर तरह के खतरे की कीमत पर ही रातें गुजारनी होती हैं। नमस्कार, मैं हूं ऋषि। आज सिटीजन जर्नलिस्ट में सबसे पहले बात करेंगे ऐसी महिलाओं की जो बेघर हैं, उनके अधिकारों की, और एक ऐसे सिटीजन जर्नलिस्ट की जो उनके घर पाने के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहा है। बड़े शहरों में ऐसे बहुत से परिवार होते हैं जो फुटपाथों पर रहते हैं। उनकी महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और ऐसी बहुत सी महिलाएं शोषण का भी शिकार होती हैं। सरकार भी उन्हें एक फुटपाथ से दूसरे फुटपाथ पर खदेड़ती रहती है। सिटीजन जर्नलिस्ट इंदु प्रकाश सिंह महिलाओं के सुरक्षित आश्रय पाने के अधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उनकी ये मुहिम कहां तक पहुंची। मैं सिटीजन जर्नलिस्ट इंदु प्रकाश सिंह हूं। मैं और मेरे साथी उन लोगों को आश्रय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो बेघर हैं और बहुत ही खराब और अमानवीय ढंग से खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली में फुटपाथ पर रहने वालों की संख्या 1 लाख से ऊपर है और सरकार ने उनके लिए एक ही योजना बनाई, नाइट शेल्टर्स की। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1 लाख लोगों के लिए मात्र केवल 10 नाइट शेल्टर्स आज चल रहे हैं, और उससे भी हैरानी की बात कि महिलाओं के लिए एक भी नहीं। हमारी लड़ाई महिलाओं को आश्रय दिलाने की। ऐसा नहीं है कि बेघर महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाए ही नहीं गए थे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनवाए थे, लेकिन उनका क्या हुआ, आइए मैं आपको दिखाऊं। मैं पालिका में हूँ। मेरे पीछे जो इमारत है ये दिल्ली में बेघर महिलाओं के लिए एकमात्र शेल्टर हुआ करती थी, जो कि आज एनडीएमसी के स्टाफ के लिए एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। 2004 में जब बेघर महिलाओं को निकाला गया, उस वक्त अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि ये महिलाएं जाएंगी कहाँ। शेल्टर होम बंद करने के खिलाफ हमने आवाज उठाई। सरकार ने दबाव में कुछ महीने बाद यमुना पुष्ता पर महिलाओं के लिए दूसरा नाइट शेल्टर खोला। मैं अब यमुना पुष्ता में हूँ। 2004 में इस जगह पे महिलाओं के लिए आश्रय गृह बना था, लेकिन 2007 में इसे बंद कर दिया गया। अधिकारियों से पूछे जाने पर यह पता चला कि इस जगह का इस्तेमाल वो गोदाम के लिए करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महिलाएं सरकार की प्राथमिकताओं में पीछे हैं? बेघर औरतें जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। दिल्ली में लगभग 10,000 महिलाएं बेघर हैं। छत तो दूर, इनके लिए पीने के पानी और शौचालयों जैसे बुनियादी जरूरतों की व्यवस्था नहीं। नहाने धोने का इंतजाम है यहाँ पे? शौचालय के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? जो है शौचालय तो यहाँ नहीं है। ये कि ये बर्मा खोला है, ये भी अभी नल का लगा है बस जी। बाकी तो गुरुद्वारे में चले जाते हैं, चोरी छुपके चले जाते हो। बीमार पड़ जाते हैं तो कोई अस्पताल में नहीं लेते हैं, ऐसे पड़े रहते हैं, धक्का देते हैं। कौन हमें देखने वाला है? सरकार के तरफ से कोई मदद आपको मिला है अभी तक? कुछ भी नहीं मिला हमें आज तक। वो लटा मार पीट के भगाते हैं। इनके पास आश्रय नहीं है और पुलिस
इन्हें सड़कों पर नहीं रहने देती। पुलिस का कहर जो है बेघर लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। अभी हमको यहाँ पे शूट करने आए तो पता चला कि एक युवक को जो है एक बच्चे को पुलिस ने बेरहमी से मारा है। अभी मैंने जो है और मेरे सहयोगी ने पुलिस को बुलाई है, एम्बुलेंस को बुलाई है और इसको ले जाने की तैयारी है। जब तक हम लोग एम्बुलेंस को नहीं बुलाए थे यहाँ पे ये व्यक्ति पड़ा हुआ था, किसी को फिक्र नहीं है यहाँ पे। भाई साहब आप कुछ बताना चाहेंगे अभी कि पुलिस का कहर क्यों है? या भाई साहब बताएंगे कि पुलिस वाले फुटपाथ पे लोगों को मारते क्यों हैं? नहीं सर, ये तो 100 नंबर की गाड़ी है, वहाँ से मैं आया हूँ। ये तो थाने वाले इसका वो जवाब है। फुटपाथ पर रहने वालों के बारे में न कोई जवाब देने के लिए राजी है, न कोई उनकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। सुरक्षित माहौल न होने से फुटपाथ पर रहने वाली महिलाएं और इनके बच्चे शारीरिक और मानसिक शोषण का शिकार होते रहते हैं। यहाँ हमको लड़के सब परेशान करते, ब्लेड दिखाते, चाकू दिखाते, गलत काम करवाते हमसे, गलत काम करते हैं हमारे साथ। नहीं, लेकिन जब आपके साथ गलत होता है आप पुलिस स्टेशन जाते हो कमेंट करने? हाँ, तो पार्लियामेंट भेजते, पार्लियामेंट से हम पुरानी दिल्ली जाते, पुरानी दिल्ली से इधर आते, खाली दौड़ाते हमको फालतू का। आज तक इतना गलत हुआ आपके साथ? हाँ, कोई कंप्लेंट हुआ था? नहीं। महिलाओं के आश्रय को लेकर हमारी लड़ाई जारी है। हम अब तक कई चिट्ठियां संबंधित विभागों में भेज चुके हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और एमसीडी के आला अफसरों से भी मिल चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से खामोशी ही छाई हुई है। अब मैंने अपना संघर्ष IBN 7 का सिटीजन जर्नलिस्ट बनकर जारी रखने का फैसला किया है। आज मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित के पास आया हूँ दिल्ली के बेघर महिलाओं के शेल्टर होम के बारे में बात करने के लिए। Sunny, I will not answer this question right now. I don't want to get into any controversies. है homeless का घर है, नहीं रहते हैं, निर्मल छाया वगैरह सब है, and we take them on. We've also started a रसोई for all of them. पर मैं होमलेस वुमेन के लिए तो कोई शेल्टर नहीं दिल्ली में मैम। तो बाद में बताऊंगी मैं। चुनाव कल उसके बाद कुछ करेंगे आप जो है होमलेस वुमेन मैम? मैंने महिलाओं के शेल्टर को लेकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की और उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि निर्मल छाया स्कीम पहले से चल रही है, जबकि निर्मल छाया अपराधी महिलाओं के लिए जेल है, ना कि बेघर महिलाओं के लिए आश्रय गृह। आश्रय सभी का एक बुनियादी अधिकार है, चाहे वो देश का गरीब इंसान क्यों ना हो। बेघर महिलाओं के आश्रय के अधिकारों के लिए मैं दोबारा आऊँगा। IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट इंदु प्रकाश सिंह। अब हम आपको मिलवाते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट अनादिश पाल से, जिन्होंने एक पेड़ को बचाने की लड़ाई लड़ी है। उनकी इस खबर का असर भी हुआ है। आइए मिलते हैं इनसे। अनादिश पाल ने लगातार एक पेड़ खत्म करने के खिलाफ संघर्ष किया। यहाँ आसपास के कुछ निवासियों ने अपने निहित स्वार्थ की वजह से इसकी न केवल ऊपर की टहनियाँ कटवा दी, बल्कि इसमें गर्डलिंग भी करा दी। वो ये समझते हैं कि इस पेड़ को वो मार लेंगे, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पेड़ को दोबारा जिंदा किया जा सके। उन्होंने बार बार दिल्ली नगर निगम के उद्यान विभाग पर दबाव बनाने की कोशिश की और IBN 7 पर यह खबर दिखाने के बाद अधिकारियों ने फैसला किया कि पेड़ को काटा नहीं जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मुझे कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो इस पेड़ को बचाने के सिलसिले में थी। इसमें 3 एक्सपर्ट्स ने ये राय दी कि इस पेड़ को बचाना चाहिए क्योंकि इसकी काफ़ी छटाई हो चुकी है। इसको बचाने के लिए उन्होंने कुछ कदम भी उठाए हैं। ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल मेरी लड़ाई कुछ रंग लाई है और ये पेड़ बच सकता है। इस मामले में मैं IBN 7 का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा इस लड़ाई में साथ पूरी तरह से दिया है। मैं अनादिश पाल, IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट। सिटीजन जर्नलिस्ट में अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक पार्क के रखरखाव को लेकर एक सिटीजन जर्नलिस्ट की मुहिम। पार्क के जब मैं दूसरे भाग को देखता हूँ तो मेरा मन रोज से भर जाता है। वेलकम बैक। शहरों में पार्क होते हैं ताकि आसपास रहने वाले लोग साफ हवा में सांस ले सकें, मगर अक्सर ये पार्क गंदगी, कूड़े और मलबे के ढेर में तब्दील हो जाते हैं। साफ हवा की बजाय यहाँ से सिर्फ बदबू ही आती है। दिल्ली के दिलबाग सिंह ने हमसे संपर्क किया
क्योंकि वो अपने घर के पास के पार्क को ठीक करवाना चाहते हैं, उसका रखरखाव दुरुस्त करवाना चाहते हैं और इसकी लड़ाई वो काफ़ी समय से अधिकारियों से लड़ रहे हैं। आइए मिलते हैं उनसे। मैं दिलबाग सिंह तिहाड़ गांव में पिछले 40 वर्षों से रह रहा हूं। मेरे गांव के मध्य में डीडीए ने लगभग 52 एकड़ भूमि पर एक विशाल पार्क का निर्माण कर रखा है। पार्क के जब मैं इस भाग को देखता हूं तो मेरा मन खुशी से गदगद उठता है, किंतु पार्क के जब मैं दूसरे भाग को देखता हूं तो मेरा मन रोष से भर जाता है। इस पार्क का एक हिस्सा पॉश कॉलोनियों से जुड़ा है, जिसका डीडीए ने बहुत अच्छे तरीके से रखरखाव किया है। ये आप खुद देख सकते हैं। लेकिन अब नजर डालिए इसी पार्क के दूसरे हिस्से पर, जो तिहाड़ गांव से जुड़ा है। कोई कह सकता है कि यह पार्क है? दिन भर में माली जितना भी काम करता है, चौकीदार लोगों से पैसे लेकर उन्हें यहाँ मलबा डालने की अनुमति दे देता है। मैं पिछले 10 सालों से इस पार्क की हरियाली बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हूं। इस सिलसिले में मैंने यहाँ के एसओ, सुपरवाइजर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर को भी कई शिकायतें भेजी, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री को भी लिखा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मैंने कई साल तक अकेले प्रशासन के सौतेले रवैये के खिलाफ आवाज भी उठाई। मेरी इस मुहिम में अब गांव वाले भी जुड़ने लगे। के ऑफिसर से जो यहाँ का है जगबीर सिंह से भी मैंने मुलाकात की, उनसे भी मैंने कहा कि ये पार्क सूखा पड़ा, पहले घास बिल्कुल नहीं थी, आज से 6 महीने पहले। तो वो बोले कि आप 15-20 दिन रुक जाओ। अब यहाँ सवाल उठता है कि तिहाड़ गांव के साथ सटे हुए पार्क के इस भाग के साथ प्रशासन क्यों सुतेला व्यवहार कर रहा है। पार्क के अन्य भागों का रखरखाव डीडीए का उद्यान विभाग पूरे ध्यानपूर्वक और इत्तेहाद के साथ करता है, जबकि तिहाड़ गांव की निरंतर अनदेखी की जा रही है। कहीं इस सुतेलेपन का कारण ये तो नहीं कि तिहाड़ गांव के लोग अपने अधिकारों की लड़ाई ही नहीं लड़ना जानते। प्रशासन के इस सौतेले व्यवहार की वजह जानने के लिए आज मैं फिर डीडीए के डिप्टी डायरेक्टर से बात करने जा रहा हूं। आज मैं जब तिहाड़ गांव के पार्क के विषय में डीडीए अधिकारियों से बात करने के लिए उनके कार्यालय जनकपुरी पहुंचा, तो कैमरे सहित मुझे देखते ही वो लोग भाग खड़े हुए। कई अधिकारियों ने साफ तौर पर कैमरे के सामने कुछ भी कहने से मना कर दिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में नहीं। अब मैंने इनके खिलाफ एक आरटीआई लिखवाने का मन बना चुका हूँ और मैं तब तक संघर्ष करूँगा जब तक इस पार्क की हालत में सुधार नहीं हो जाता। IBN 7 के लिए मैं सिटीजन जर्नलिस्ट दिलबाग सिंह। सिटीजन जर्नलिस्ट में अब वक्त है एक वीडियो क्लिप देखने का, जिसे भेजा है वीडियो सीजे सुनील कटारिया ने। सुनील कटारिया हमारा ध्यान स्वतंत्रता सेनानियों की उन मूर्तियों की तरफ दिलाना चाहते हैं जिनका सफाई करते वक्त उन्हें लगता है कि अनादर हो रहा है। सुनील का कहना है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियों के ऊपर खड़े होकर सफाई करना भी उन्हें सम्मान ना देने जैसा है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे पानी को बचाने की लड़ाई लड़ता एक सिटीजन जर्नलिस्ट। वेलकम बैक। एक तरफ तो सरकार साफ पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए लोगों से अपील करती है, वहीं दूसरी सरकारी अधिकारियों की लापरवाही बहुत सी जगह साफ पानी बर्बाद भी होता रहता है। हम बात कर रहे हैं पालनपुर की। यहाँ के लोग एक लंबे अरसे से साफ पानी की बर्बादी को लेकर अधिकारियों से अपील कर रहे हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। सिटीजन जर्नलिस्ट RR बारोट की इसी विषय पर एक रिपोर्ट।
वैसे तो गुजरात सरकार ने पानी बचाओ का अभियान चलाया है, लेकिन हमारे इलाके जो हमीरबाग की विस्तार है वहाँ पर पानी बहुत बह रहा है, जो हज़ारों लीटर पानी पाइपलाइन से निकल रहा है। उसके लिए यहाँ से और नगर पालिका से कोई आज तक कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। हमीरबाग से पालनपुर शहर के लिए जो पानी सप्लाई होता है उसकी भूमिगत पाइपलाइन हमारे एरिया से गुजरती है और ये पाइपलाइन कई समय से लीक हो रही है, जिसके कारण रास्ते में पानी बह रहा है। इस पानी से जहां लोगों को परेशानी होती है, वहीं छोटे छोटे बच्चों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए हमने बार बार नगर पालिका से और मंत्रियों से भी अर्ज गुजारिश किया है और उसके लिए आगे अर्जियां भी दिया है, लेकिन आज तक इस पानी के लिए कुछ भी निकाल नहीं हुआ है और प्रशासन इसके लिए कुछ भी कर नहीं रहा है। जब हमने पालनपुर सेवा सदन के चीफ ऑफिसर से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने भी आश्वासन ही दिया। हमीरबाग में पानी के लीकेजेस की मैटर अभी मेरे सामने आई है। ये डिस्ट्रीब्यूशन की मेन लाइन है, वो बहुत पुरानी है, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 11 करोड़ रुपए पालनपुर नगर पालिका को अलर्ट कर किए हैं। वो अभी काम होगा। हमीरबाग विस्तार में जो पानी पूरा सबसे बह रहा और पानी की लीकेज हो रहा है, उसके लिए मैं 7-8 साल से करीबन अर्जियाँ वगैरह कर रहा हूँ। आज हमने सीओ साहब से भी रजूआत की है और सीओ साहब ने हमको बताया है कि ये करीबन नज़दीक के दिनों में हम उसका काम करवा लेंगे, लेकिन फिर भी जो काम नहीं होता है तो मेरी ये लड़ाई आगे तक चालू रहेगी। सीनियर IBN 7 के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट RR बारोट। सिटीजन जर्नलिस्ट में दिखाई गई किसी भी कहानी को आप दोबारा देखना चाहते हैं या आप खुद एक सिटीजन जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए लॉग ऑन करें IBNKhabar.com। अगले हफ्ते संघर्ष की नई कहानियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा।